गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल हम व्याकरण के वर्ण विचार पाठ को पढ़ रहे थे। हम अपने वर्णों पर विचार कर रहे थे। कल हमने पढ़ा स्वर वर्ण। आज मैं आप लोगों को व्यंजन वर्ण बताने जा रही हूँ। तो ये तो आप जान ही गए थे कि जो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं और वो ध्वनियाँ जब लिखने के काम आती हैं तो उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। लिखने के काम आने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। और वर्ण कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के। एक था स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कितने थे? 11। अयोगवा कितने थे? 2। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? वो होते हैं 33 यानी 33। अब बच्चों व्यंजन वर्ण के लिए हमें अपना ये सीक्वेंस को याद रखने के लिए, वर्णमाला को याद रखने के लिए एक बड़ा इजी सा फंडा है जो मैं आपको बताती हूँ। आप कचट तप इस शब्द को याद कर लेंगे। कचट तप, तो आपका ये वर्णमाला कभी भी गलत नहीं होगी, आपका सीक्वेंस कभी गलत नहीं होगा। आपका ख ग घ के बाद क्या लिखना है, बड़े बड़े लोग जो पढ़ाई पीछे छूट जाती है, उसका अभ्यास नहीं रहता है तो अक्सर लोग उसे भूल जाते हैं। लेकिन अभी तो आप स्टैंडर्ड 5th में ही आए हैं, आपको ये सब याद होना बहुत ज़रूरी है। तो एक इस वर्ड को आप याद रखेंगे, कचट तप। तो क जब आया तो आपको क लिखना है, च आया तो उसके बाद च छ ज झ लिखना है, उसके बाद ट है कचट तो ट ठ ड ढ लिखना है, त आया तो त थ द ध लिखना है और प आया तो प फ ब भ लिखना है। तो देखिए आपका ये सीक्वेंस हमेशा सही होगा। अब ये जो कवर्ग है, ये क के क्षेत्र में जितने भी वर्ण आते हैं इसे कवर्ग कहते हैं। अब क ख बोलने के लिए हमारा इस्तेमाल कहाँ होता है? कंठ का। आप बोल के देखिए, सारे साउंड आपको गले में से निकलते दिखेंगे। क, ख, ग, घ, अंग। अब सब चीज आपको गले से ही निकली, इसलिए ये कौन से वर्ण है? कंठ स्वर वाले वर्ण है। इनमें सिर्फ कंठ का इस्तेमाल होता है। अब जो च वर्ग है, च, छ, ज, झ, इय, ये आप देखिए आपके ऊपर तालू में आपकी जीभ टच होती है, ऊपर की तरफ जाती है। आप खुद बोल के देखिए तो आपको महसूस होगा। आप बोलिए च, छ, ज, झ, इय। अब आपकी जीभ कहाँ गई थी? तालू पे गई थी, इसलिए ये तालू के सहायता से बोले जाते हैं। अब आता है हमारा क, च, ट, टवर्ग। टवर्ग में आता है ट, ठ, ड, ढ। अब आप देखिए आपकी जीभ जो है वो थोड़ा बेलनाकार में मुड़ जाती है, पीछे की तरफ झुकती है और उसके बाद एक झटके से बाहर आती है। ट, ठ, ड, ढ। आप करके देखिए तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आता है त वर्ग, कचट त। तवर्ग आया तो उसमें आता है त, थ, द, ध, न। तो आप देखिए आपकी जीभ आपके दांतों के पीछे उसकी जड़ों में जाकर के टच होती है। आपकी जीभ दांत की जड़ में जाकर टच होती है। तो ये आपका किस कहाँ से बोलने वाला हुआ? ये आपका हुआ दंत स्थान से बोलने वाला। कौन सा? त वर्ग। अब आता है प वर्ग, या ये जो मैंने कहा था कचट तप। अब लास्ट में आया प। तो प वर्ग में जब आता है तो आया प, फ, ब, भ, म। अब आप इसे बोल के महसूस कीजिए कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। देखिए इसके लिए आपके दोनों होठ बार बार सटते हैं, यानी ये ओष्ठ से बोला जाने वाला वर्ण है। अब एक बात मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो तवर्ग है दंत वाला, आप देखोगे कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं और छोटे बच्चे भी आप देखोगे प्राय तवर्ग वाले वर्णों का उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं। और जो बुजुर्ग होते हैं जिनके दांत टूट जाते हैं वो भी तवर्ग में बोले जाने वाले वर्णों को बोलने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ये दांत की सहायता से बोला जाता है और दांत तो है नहीं, इसलिए बुजुर्ग लोग तवर्ग के उच्चारण करने में असमर्थ होते हैं। अब 4 वर्णों का भी एक क्रम होता है, वो होते हैं य, र, ल,
वो। इसमें आप देखेंगे 4 ही वर्ण हैं। इसे हम एक लाइन से लिखें तो गलत होता है। य र ल व, ये 4 वर्णों का सेट बनता है। अब इन्हें क्या कहते हैं? ये अर्धस्वर कहलाते हैं। 4 वर्ण वाले जो हैं ये अर्धस्वर कहलाते हैं। अब ये अर्धस्वर क्यों कहलाते हैं? आप बोल के देखिए, आपकी जीभ कहाँ कहाँ टच होती है? य र ल व। अब आपका ओष्ठ का भी प्रयोग हो रहा है, आपकी जीभ ऊपर भी जा रही है, तालू में भी जा रही है, दंत के पास भी जा रही है। तो जो जो आ बोलने में हमारे कंठ का भी उपयोग हो रहा है, तो ये जगह जगह पे रुकावट लेते हुए और हर चीज़ को टच करते हुए आती है, तो ये अर्धस्वर कहलाते हैं। ये पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है, लेकिन इन्हें व्यंजन के साथ ही लिखना की परंपरा है। अब आते हैं, और इसके बाद होता है तलावी श, मूर्धन्य स, तलावी श, दंती स, मूर्धन्य स, ह। अब क्या होता है कि बहुत से लोग 3 स हैं तो सबको एक ही लय में बोल जाते हैं, स। नहीं, इनके बोलने का तरीका है। श, तलाव्य श जब आप बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? जब वो तालू में सट के बुलाया जाता है, जीभ और तालू के बीच से उसकी हवा निकलती है, श। उसके बाद जब हम लोग ये जिसको षटकोण वाला स बोला जाता है, बच्चे इसको षटकोण वाला स पढ़ते हैं, तो ये हुआ मूर्धन्य स। तो ये आता है आपका स, श। ये भी आपका ऊपर जा रहा है। अब आता है दंती स। तो दंती स के लिए क्या होता है? आपका दांतों का प्रयोग हो रहा है, दांत की जड़ में जाकर के बोला जाता है। अब आता है ह आपका कंठ से निकल रहा है, तो अब आप इससे क्या कहेंगे? ये सारे ऊष्म स्वर कहलाते हैं। अब ये ऊष्म स्वर क्यों, ऊष्म वर्ण क्यों कहलाते हैं? आप जब इनको बोलते हैं तो अपने हाथ को मुंह के सामने रख के बोल देखिए, आपको एक गर्म हवा हाथ में महसूस होगी। य र ल व, श श स ह। आप महसूस करके देखिए तो आपको लगेगा आपकी हथेली पर कुछ गर्माहट कंठ से आ रही है, इसलिए इनको ऊष्म वर्ण कहा जाता है। अब आते हैं संयुक्त स्वर। अब कुछ ऐसे भी हैं जो स्वतंत्र नहीं है, उन्हें भी व्यंजन के साथ लिखने की परंपरा है, वो संयुक्त स्वर है। ये क्या है? छ, त्र, ज्ञ, स्र। अब इसको बोलने से भी आपको पता चलेगा कि ये अकेला नहीं है, इसके साथ कोई है। अब कौन है? आधा क और मूर्धन्य स, दोनों के मिश्रण से बनता है छ। त प्लस जोड़ र, त्र, ज ज जोड़ इया, ज्ञ। अब देखा आपने, ज का भी उपयोग हो रहा है और नाक से भी नासिका का भी प्रयोग है, ज्ञ ज्ञ बोला जा रहा है। अब आता है श, र, तो इसका क्या हुआ? स्र, स्र। जीभ आपकी ऊपर जाती है तब निकलता है स्र। तो ये हुए संयुक्त वर्ण। अब ड़ और ढ का प्रयोग खड़ी बोली में होता है। ड़ किसको कहते हैं? जब हम इस बिंदु को नीचे लगाते हैं और ढ के नीचे जब बिंदु लगता है, ये प्रायः खड़ी बोली में यानी हरियाणा साइड की बोली में इसका प्रयोग होता है, जो कि कर्कश बोली जब बोली जाती है उसमें इसका प्रयोग होता है। अब आप देखेंगे कि ढ के नीचे तो बिंदी है, लेकिन जब हमने कवर्ग लिखा था, टवर्ग लिखा था, तो उसके नीचे बिंदु नहीं था। अब इसका कारण क्या है? जब हम कोई भी शब्द बनाते हैं ढ से, और यदि ढ शुरू में आता है यानी उस वर्ण से बन रहा है, तो असली व मूल वर्ण क्या है? ढ। तो इसके नीचे तो बिंदु नहीं है। तो जब हम लिख रहे हैं ढक्कन, ये ढ से स्टार्ट हो रहा है, तो किसी व्यंजन के बाद या किसी स्वर के बाद नहीं आ रहा, ये अपने आप में एक शब्द बना रहा है, इसलिए इसके नीचे बिंदु नहीं है। लेकिन ये जब किसी के साथ आता है, जैसे किसी व्यंजन के साथ यदि जब ढ का प्रयोग होता है तो उसके नीचे बिंदु लगता है। जैसे हम कहेंगे कि पढ़, तो प
आपका प वर्ग का पहला वर्ण है। तो पहले एक व्यंजन आ चुका है प, उसके बाद प्रयोग हो रहा है ढ, तब इसके नीचे बिंदु आएगा। आए समझ में बच्चों? पढ़, इसके नीचे बिंदु तब आता है। इसलिए जब भी शुरुआत में यदि आता है तो आप उसके नीचे बिंदु ना दें, और बीच में आता है या किसी भी व्यंजन के बाद आता है तो उसके नीचे आप बिंदु देंगे। तो उन लोगों ने इतना समझा, तो अब हम इसका टोटल करके देखते हैं कि हमारे ये वर्ण कुल वर्ण कितने होते हैं। जैसे ABCD के अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26, तो अब हिंदी के टोटल वर्ण कैसे होते हैं। आपने क्या देखा था कि हमारे स्वर वर्ण थे, स्वर थे 11, अयोगवाह थे 2, उसके बाद हमारे आए ये कितने हैं 5, 10, 15, 20, 25। व्यंजन आ गए हमारे 25, व्यंजन कितने हुए 25। उसके बाद आए हमारे ये 4 वर्णों का जो क्रम होता है, ये आए 4 और 4 8, 8 हमारे और हो गए। चलिए, उसके बाद आए हमारे संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हैं, ये भी 4 है, तो ये आए 4। और कुछ बचा, अब हम इन्हें देखते हैं। 8, 4, 12, हाँ, और 2 गौण व्यंजन होते हैं। ये जो थे ये गौण थे, ये गौण व्यंजन थे। तो अभी हमें इसमें जोड़ना है। ये आपका हो गया पूरा 52 मान हो गए। तो इसका एक सीधा सरल उपाय है बच्चों। आपसे यदि कोई तुरंत पूछता है कि हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, तो जैसा आपको इंग्लिश का मालूम है कि कितने वर्ण ये अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो आप तुरंत कहते हैं 26। इसके जस्ट डबल होते हैं हिंदी में, वो हो जाते हैं 52। और इसका जब कोई आपसे पूरा हिसाब मांगे तो आप इस तरह से दे सकते हैं, राइट। तो आपको व्यंजन वर्ण और स्वर वर्ण सभी अच्छी तरह से आ गए होंगे। बस आपको बोल करके महसूस करने की ज़रूरत है बच्चों। तो धन्यवाद।